हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने उपेंद्र सिंह के लेक्चर को। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टेक्सचुअल सोर्सेज जितने भी होते हैं उसको हम क्लासीफाई किस प्रकार से कर सकते हैं। अलग अलग तरह के सोर्सेज हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कौन से हो सकते हैं, ये वाली बात अभी तक हम कर चुके हैं। अब जो ये चैप्टर है इसके कुछ पेजेस में आपको अलग अलग प्रकार के टेक्सचुअल सोर्सेज को समझाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक टॉपिक दिया गया है कि टेक्सचुअल सोर्सेज, टेक्सचुअल कौन से सोर्सेज, यानी कि सिंपली अगर आप इसको समझो, यहाँ पर बात हो रही है रिटन सोर्सेज की। इसको किस तरीके से क्लासीफाई करा जाता है। तो जो भी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत यानी कि एंशियंट और मेडिवल इंडिया के जो टेक्स्ट हैं, या फिर एंशियंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री सिर्फ इंडिया की नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड की भी अगर आप बात करो, तो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं उन सारे टेक्स्ट को अलग अलग दोस्तों कैटेगरीज में। अब ये कैटेगरीज किसके बेसिस पर डिसाइड होती हैं, ये जो जो टेक्स्ट हैं किसके बेसिस पर इनके कैटेगराइजेशन होता है? भाषा के आधार पर, जॉनरा के आधार पर, कंटेंट के आधार पर, कितने पुराने समय में लिखे गए हैं उसके आधार पर, एंड अ पर्टिकुलर ट्रेडिशन टू विच दे बिलोंग। अब देखो दोस्तों, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूं उपेंद्र सिंह की बुक में, इस वर्ड में अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जॉनरा, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है जॉनरा। इसका मतलब जब हम किसी भी एक सोर्स को, किसी भी एक चीज़ को, आर्ट वर्क को जब एक कैटेगरी में डालते हैं उसको हम कहते हैं जॉनरा। फिर चाहे वो कुछ लिंग्विस्टिक काम हो, चाहे आर्टिस्टिक काम हो, चाहे कोई लिखावट हो, कोई भी चीज़ हो, कैटेगराइजेशन लिटरेचर की, पोइट्री की, पोइटिक या फिर किसी टेक्स्ट की, स्टोरीज की, मैथोलॉजीज की, ये सब चीज़ें। यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि एंशियंट और अर्ली मेडिवल टेक्स्ट की कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन। अब आप कहोगे सर ट्रेडिशन के बेसिस पर कैसे टेक्स्ट क्लासीफाई हो सकते हैं? तो दोस्तों अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हो तो ये चीज़ आप जानते हो कि व्हेन यू रीड अबाउट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, 6th century BC एक रिमार्केबल एरा माना जाता है। यहां पर बर्थ होता है दो नए रिलीजियस ट्रेडिशंस का। कौन कौन से? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और यहां पर जो उनकी टीचिंग्स थी वर्धमान महावीरा की और गौतम बुद्ध की, वो बेसिकली वेदास की अथॉरिटी को चैलेंज करती थी कि वेदास जो हैं उनको सिर्फ लिमिटेड लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। जो लोग हैं हिंदू समाज के अकॉर्डिंग, जब उनका बंटवारा चलता था, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग ही कुछ लोग किसी ना किसी टेक्स्ट को एक्सेस कर पाते थे। और बहुत सारे लोगों के लिए बड़े सारे टेक्स्ट, अगर वर्ण सिस्टम में उनका औधा, उनका लेवल, उनकी जो जाति है वो कम है, तो वो उनके लिए इनएक्सेसिबल होते थे वो सारे के सारे टेक्स्ट। लेकिन जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का बर्थ होता है 6th century BC में, उन्होंने बोला कि ये कोई भी जो टीचिंग्स होती हैं, जैसे वेदास को ही मान लो, तो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का ये मानना था कि ये ब्राह्मणों ने, पंडितों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसके नियम कानून बना रखे हैं, और बहुत बार टेक्स्ट को बदल बदल कर आप लोगों को बताया जाता है ताकि आप लोग भ्रमित रहो। इसलिए कई लोगों ने होप ये देखी कि हम हिंदुज्म को छोड़कर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और जैना मोनेस्ट्रीज को ज्वाइन कर लें। जब उसको ज्वाइन करा गया और आगे चलकर जब विद इन द ट्रेडिशन, विद इन द फोल्ड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टेक्स्ट को लिखना शुरू करा गया, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जीते जी बुद्धा की टीचिंग्स को तो कंपाइल नहीं करा गया था,
आगे चलकर बुद्धिस्ट काउंसिल्स का गठन हुआ, ऐसे ही जैना काउंसिल्स का भी गठन हुआ, जहाँ पर जैनिज्म के जो अलग अलग टीचर्स थे, फिलोसफर्स थे, उनकी टीचिंग्स को कंपाइल करा गया। फॉर एग्जांपल वर्धमान महावीरा। तब जाकर एक टेक्सचुअल ट्रेडिशन स्टार्ट होता है और वो पर्टिकुलर एक एरा से बिलोंग करता है। इसलिए यहां पर ये ट्रेडिशन वाला पॉइंट आपको दिया गया है कि आपको समझ में आया कि टेक्स्ट को हम लोग ट्रेडिशन के बेसिस पर क्यों कैटेगराइज कर रहे हैं। हाँ है ना? मैं कह रहा हूं कि वर्ण सिस्टम के बेसिस पर जो सबसे लोएस्ट लेवल के जो वर्ण सिस्टम के अंदर आते थे, उनके लिए बड़े सारे टेक्स्ट इनएक्सेसिबल होते थे। वो कहाँ पढ़ पाते थे? शूद्र लोगों को अलाउ था क्या वेदास पढ़ना? गरम गरम शीशा पिघला के उनके कानों में डाल दिया जाता था, एक जमाना तो ऐसा भी था, है ना? फिर राइटर हमें ये बताते हैं कि जो लिंग्विस्ट और जो फिलोलॉजिस्ट होते हैं, ये टर्म आपके लिए नहीं होगी। कौन होते हैं फिलोलॉजिस्ट? ऐसे स्कॉलर्स जो कि ओल्ड लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं, पुरानी भाषा को जो स्टडी करते हैं, ऐसे स्कॉलर्स को हम लोग फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। उन्होंने दुनिया की विभिन्न लैंग्वेजेस को दोस्तों अलग अलग फैमिलीज में बाइफरकेट कर रखा है, अलग अलग फैमिलीज में कैटेगराइजेशन उसकी कर रखी है। जो कोई भी लैंग्वेज एक सेम फैमिली से बिलोंग करती है, तो आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर लैंग्वेजेस की फैमिली कैसे हो सकती है? जैसे एक ही भाषा है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, इसको उठाकर हम ये कैसे बोल सकते हैं कि एक ये लैंग्वेज की फैमिली है? बिकॉज दोस्तों उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज स्कॉलर्स ने देखी, फिलोलॉजिस्ट ने देखी, और उनके अंदर बड़े सारे जो वर्ड्स हैं जिसको कॉग्नेट्स कहा जाता है, वो बड़े सिमिलर से हैं। ठीक है? तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझना चाहें, जैसे एक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। अब इंडो यूरोपियन का मतलब क्या होता है? ये वाला जो यूरोप का इलाका है, ये वाला, और इतना कुछ सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का, ये कंबाइंड होकर मिलकर बनता है इंडो यूरोपियन। और यहां पर जो भाषा बोली जाती है उसको हम कहते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ठीक है? कंबाइंड पार्ट ऑफ यूरोप प्लस एशिया, विच इज कॉमनली नोन एज यूरेशिया। तो कौन कौन सी भाषाएं यहां पर कवर होती हैं इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में? ये चीज आपको एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है? ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, असमीज, गुजराती, सिंधी, उड़िया, नेपाली और कश्मीरी। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं है, ये तो हमारे देश की भाषाएं हो गई। सिर्फ यही सारी थोड़ी ना पूरे के पूरे यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट में बोली जा रही होंगी, और भी तो कंट्रीज हैं यहाँ पर। तो और कौन कौन सी भाषाएं इस इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है? पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, डच, इटालियन, स्पेनिश, आर्मेनियन। 19 तो हमारे सामने दे रखी है, इसके अलावा भी राइटर बोल रहा है मैनी अदर लैंग्वेजेस। तो काफी वास्ट फैमिली है ना ये लैंग्वेजेस की, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। दूसरी फैमिली के बारे में बात करते हैं, द्रविडियन फैमिली। द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कौन सी? जो हमारे देश में दक्षिण भारत में बोली जाती है, ये वाले इलाके में। लेकिन बात सिर्फ यहां पर दक्षिण भारत की नहीं है। अगर मैं आपको द्रविडियन फैमिली का एक मैप दिखाऊं, द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का, ये देखो, ये है वो प्रॉपर मैप। ठीक है? इसके अलावा ये आप देख रहे होगे, यहां पर भी एक पाकिस्तान के इलाके में यहां पर एक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस इसका पार्ट है। अब आप कहोगे सर ये द्रविडियन कैसे हुआ? ये द्रविडियन इसी का पार्ट है, लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान में बोली जाती है वो थोड़ा सा ऊंचे इलाके पर आ जाता है। इसके अलावा ईस्टर्न पार्ट में
भी आपको राजमहल हिल्स के अंदर, ईस्टर्न इंडिया के अंदर भी ये भाषा देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी पढ़ाता हूँ मैं आपको, सब कुछ समझ में आएगा। तो द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कौन सी जो कि पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में बोली जाती हैं? कौन कौन सी बोली जाती हैं? तमिल भाषा, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ एंड तुलु। अब कुछ एक्सेप्शंस भी है कि ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी जो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं वो दक्षिण भारत में बोली जाती हो, इसलिए मैं आपको ये वाला मैप दिखा रहा था। जैसे एक लैंग्वेज है ब्रहुई, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्ट शायद से आपको किसी हिस्ट्री की किताब में ना मिले। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला हिस्सा है ये यहां पर बोली जाती है। ठीक है, फिर जो गोंडी भाषा है वो सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है। कहां दिख रहा है आपको गोंडी? ये रहा गोंडी। और माल्टो जो है वो राजमहल हिल्स जो है ईस्टर्न इंडिया में, वहां पर बोली जाती है। ये है माल्टो। ठीक है दोस्तों, आपका पहला होमवर्क ये है इस लेक्चर में, आपको ये बताना है राजमहल हिल्स जो है वो भारत में, ईस्टर्न इंडिया तो रीजन हो गया, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। ठीक है, ये आपका पहला होमवर्क है। तीसरी फैमिली की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ये वाला जो इलाका है ना, थोड़ा सा इंडिया का ईस्टर्न पार्ट, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो होती हैं, यहां पर जो भाषाएं बोली जाती हैं उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। जैसे यहां पर जो भी कंट्रीज हैं, आपका ये इंडिया हो गया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो गया, म्यांमार, इसके अलावा आपका सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओ, पीडीआर, म्यांमार, ये सारी कंट्रीज। ठीक है, तो कुछ जो लैंग्वेजेस हैं तो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली का वो पार्ट है यहाँ पर। तो कौन कौन सी फेमस लैंग्वेज है इसकी? संथली, खासी, मुंडारी एंड सम अदर लैंग्वेजेस ऑफ ईस्टर्न इंडिया, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली का पार्ट है। फिर अगली फैमिली के बारे में बात करते हैं, चौथी फैमिली के बारे में, तिब्बतो बर्मीज फैमिली। अब तिब्बतो बर्मीज फैमिली के अंदर भी कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कवर तो हो जाती हैं, जैसे म्यांमार वगैरह, थाईलैंड वगैरह, लेकिन ये वाला पार्ट ना इंडिया के जो ऊपर वाली जो कंट्रीज हैं, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, इसको भी कवर करती है। ये डिफरेंस है ऑस्ट्रो एशियाटिक और तिब्बतो बर्मीज में। मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली का भी पार्ट है और ये तिब्बतो बर्मीज फैमिली का भी पार्ट है, लेकिन तिब्बतो बर्मीज में क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंडिया ही कवर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर नेपाल, भूटान और थोड़ा सा इंडिया के जो अप फ्रंट साइड पर, ऊपर की साइड पर जो कंट्रीज हैं वो भी कवर होती है। तो कुछ जो लैंग्वेजेस हैं नॉर्थ ईस्ट की, जैसे मणिपुरी, बोडो, गारो एंड लुशाई, वो तिब्बतो बर्मीज फैमिली का पार्ट है। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर आपको पता है कि जनरल जो भाषा है वो अंडमानीज है। इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, प्रोमिनेंटली अंडमान आइलैंड्स, लेकिन ये किसी फैमिली से रिलेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसका कोई मैप नहीं लगा सकते। हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं भारत के अंदर, ठीक है, इस जगह पर, तो वहाँ पर अंडमान आइलैंड के अंदर अंडमानीज बोली जाती है। ठीक है, अब दोस्तों ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन से हैं? वेदास हैं, और वो संस्कृत के अंदर लिखे गए हैं। ये चीज़ें हम अच्छे से जानते हैं, राइट? वो संस्कृत के अंदर लिखे गए। अब जो संस्कृत भाषा जो है वो खुद अपने आप में जो इंडो यूरोपियन फैमिली है, अब आप देख रहे हो ना इसको, इंडो यूरोपियन फैमिली के अंदर हमने कितनी भाषाएं कवर करी, कितनी ज़्यादा भाषाएं हमने कवर करी। लगभग 19 तो हमारे सामने स्क्रीन पर है, और उसके अलावा राइटर ये भी बोलकर हमें चला गया मैनी अदर लैंग्वेजेस, है ना। अब क्योंकि ये इतनी बड़ी फैमिली ऑफ लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन फैमिली, इसकी ना सब ब्रांचेस भी होती हैं फैमिली की। जैसे एक इंडो यूरोपियन फैमिली की एक ब्रांच है इंडो ईरानियन ब्रांच,
यानी कि इंडिया और सेंट्रल एशिया या मिडिल ईस्ट की कंट्री को अगर आप पकड़ लो, ईरान, ठीक है। तो जो संस्कृत है ना, वो इस इंडो ईरानियन ब्रांच जो है, और ये ब्रांच किसकी ब्रांच है? इंडो यूरोपियन फैमिली की ब्रांच है। इसकी फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से ये बिलोंग करती है, ठीक है। डिटेल में अगर आपको ये लैंग्वेज और लैंग्वेज की फैमिली के बारे में अगर जानना है ना, तो हम जो सोसाइटी के जीएस पेपर 1 के परस्पेक्टिव से इसके जो मेंस के जो लेक्चर्स कर रहे हैं ना, इसमें आपका ये टॉपिक पूरा कवर होगा। उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस समझ में आएगा। लेकिन यूपीएससी के परस्पेक्टिव से अनटिल एंड अनलेस जब तक आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी नहीं है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। जैसा कि जब आप PMFIS की ज्योग्राफी मेरे साथ कर रहे थे, उसका पहला चैप्टर हम लोगों ने ट्राइब्स करा था ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। मैंने आपको बताया था जितना यहाँ पर दे रखा उतना कर जाओ, उतना काफ़ी है। क्वेश्चन यहाँ से फंसे तो कर लेना, वरना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज योर ऑप्शन इज नॉट एंथ्रोपोलॉजी एंड आप इंडिया की सभी ट्राइब्स के बारे में नहीं जान सकते, ठीक है। हमें एक बैरियर भी तो लगाना पड़ता है ना हर एक चीज़ में। तो ऐसे ही एक टॉपिक है, इससे खास करके ऐसे तो कोई क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन ऑन अ सेफर साइड जितना हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, फ्रॉम सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफिक परस्पेक्टिव, ये वाला जो लैंग्वेज का जो टॉपिक है ये सभी सब्जेक्ट्स में मतलब कवर करता है इस चीज़ को। चाहे फिर आप हिस्ट्री की बात करो, सोशियोलॉजी की बात करो, या फिर ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करो, इतना मोर देन इनफ है। हम ज़्यादा ही इसके अंदर डीप डिग इन कर रहे हैं, ठीक है। तो संस्कृत जो है इट बिलोंग्स टू इंडो इरानियन ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, और पाली और प्राकृत भी ऐसी है, ठीक है, जिसको हम मिडल इंडो आर्यन या मिडल इंडिक लैंग्वेजेस भी कहते हैं। अब आप हिस्ट्री जब पढ़ते हो तो आपने पाली प्राकृत के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा जो कि उपेंद्र सिंह आपको एक नया टर्म बता रहा है कि दीज लैंग्वेजेस आर ऑल्सो नोन एज मिडल इंडो आर्यन या फिर मिडल इंडिक लैंग्वेजेस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 6th सेंचुरी BC के अंदर भारत के अंदर कौन सी मेजर लैंग्वेज बोली जाती थी? नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने के लिए वर्धमान महावीरा और गौतम बुद्ध ने लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज को चुना? संस्कृत को, हिंदी को, पाली को, प्राकृत को, किसको? ये चीज़ आपका दूसरा होमवर्क है जो आपको कमेंट करके बताना है आप सबको, ठीक है। मयूर एक बार इसके बारे में सर्च करके अच्छे से बताना, ओके। हाँ, योर आंसर इज राइट, लेकिन फिर भी होमवर्क तो होमवर्क है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी लैंग्वेज 6th सेंचुरी BC में भारत में बोली जाती थी। वर्धमान महावीरा, गौतम बुद्ध लोगों को समझाने के लिए, कॉन्वर्सेशन करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे। इवन अशोका आगे चलकर जब आया तो उसने कौन सी भाषा का प्रयोग करा लोगों को मेजर पिलर एडिट्स और माइनर पिलर एडिट्स के ऊपर अपने जो धम्म के जो मैसेजेस थे उसको समझाने के लिए। हिंदी, संस्कृत, पाली या फिर प्राकृत, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सचुअल सोर्सेज के अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि प्राकृत के ना अलग अलग डायलेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि किस फॉर्म में वो लिखी जाती थी, ठीक है। जैसे प्राकृत के कुछ फेमस डायलेक्ट्स हैं, वो हैं महाराष्ट्री, शौरासेनी एंड मगधी। अपभ्रंश जो है ये टर्म यूज करी गई जब प्राकृत भाषा की और ज़्यादा फर्दर डेवलपमेंट होती चली गई टिल द एंड ऑफ फर्स्ट मिलीनियम CE, यानी कि जब AD आ गया, CE आ गया, कॉमन एरा आ गया। तो आप कहोगे सर प्राकृत या फिर जो अपभ्रंश है उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस ये है, बाद में जो ये प्राकृत लैंग्वेज आई ये ओरिजिनल प्राकृत नहीं थी, इसके अंदर हमें एलिमेंट्स या कुछ वर्ड्स जो हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस के भी मिल जाते थे। ये वाला एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है आपका दोस्तों कि अपभ्रंश क्या होता है, प्राकृत के साथ कैसे लिंक्ड है और प्राकृत से वो अलग कैसे है। अगर हम द्रविडियन भाषाओं की बात करें दोस्तों, तो तमिल जो है, तमिल भाषा का सबसे पुराना लिटरेचर जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कि तमिल में लिखा हुआ है। इसके बाद किसी
द्रविडियन लैंग्वेज का अगर सबसे पुराना टेक्स्ट या लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है, डैट इज ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज। तो ये आपको एक रॉक के ऊपर कन्नड़ इंस्क्रिप्शन यहां पर दिखाई जा रही है। बड़ी सारी जो दूसरी इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस हैं और जो डायलेक्ट्स हैं जिसके साथ आज हम रूबरू होते हैं, आज हम फैमिलियर, आज हमें पता है, उनका उत्पादन होना शुरू होता है 1000 to 1500 सी से। ठीक है, तो जो ये पूरी की पूरी मतलब लैंग्वेजेस की जो फैमिली है, ठीक है, द वर्ड्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, और जिन लोगों ने उनको यूज़ करा बोलने के लिए या लिखने के लिए, ऐसा नहीं था कि ये सारी भाषाएं अलग थी, एक दूसरे से सेपरेट थी। आगे चलकर एक ज़माना ऐसा भी आया जहाँ पर ये सभी भाषाएं ओवरलैप करती थी, इनके शब्द मतलब, और आपस में हम ये कह सकते हैं कि इनका एमेलगमेशन था, इनका इंटरेक्शन था। जैसे आप इसी को देख लो एग्जाम्पल के लिए, प्राकृत जो है फर्स्ट मिलीनियम से ही तक हम इसको अपभ्रंश क्यों कहने लगे? प्राकृत तो है ही इसके अंदर, लेकिन ओरिजिनल प्राकृत ओरिजिनल जैसी नहीं थी इसके अंदर। प्राकृत भाषा के अंदर बड़े सारे रीजनल लैंग्वेजेस के एलिमेंट्स मिक्स होकर आने लगे, तो वो बन गई अपभ्रंश। ठीक है, अब हर एक जो लैंग्वेज होती है उनका एक पुराना इतिहास होता है, वक्त के साथ साथ वो चीजें भी बदलती हैं उसके अंदर, है ना। जैसे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जब लिखा गया, ये एक ऐसी टिपिकल संस्कृत में लिखा गया जो संस्कृत कंटेम्पररी टाइम में, या जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे स्कूल लेवल में जो संस्कृत की बुक्स थी, जो एनसीईआरटीज थी, उसके अंदर ये वाली संस्कृत गिवन नहीं थी। कुछ कुछ वेदास के अंदर जो संस्कृत गिवन है उसके शब्दों से हम रूबरू तो हैं, जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम इसके मतलब भी समझ जाते हैं जब हमें स्कूल में टीचर्स या हमारे कोई बड़े लोग या इंटरनेट हमें सिखाता है, लेकिन ऐसी संस्कृत या ऐसी संस्कृत का उच्चारण हमारे मुख से राइट ध्वनि इसकी निकलना, ये हमें स्कूल में टीचर्स ने या फिर कहीं पर भी नहीं सिखाया गया। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये जो संस्कृत ऋग्वेद के अंदर या वेदास के अंदर जो यूज़ हुई है वो थी प्री क्लासिकल संस्कृत, या जिसको हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में वैदिक संस्कृत। अब वो संस्कृत आगे चलकर जब आप देखोगे, कालिदास की जो पोएट्री है, कालिदास की जो पोएट्रीज हैं, उसमें भी आपको वो संस्कृत देखने को मिलती है, लेकिन इनकी पोएट्रीज में जो संस्कृत है वो वेदास की संस्कृत से काफी अलग है। कालिदास जी अगर ये सोचें कि, एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो कि आप कालिदास की पोएट्री को पढ़कर उतनी संस्कृत समझ जाते हो, उसके बेसिस पर आप ये सोचो कि मैं ऋग्वेद भी पूरा का पूरा पढ़ के समझ लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो संस्कृत का जैसे जैसे वक्त चेंज हुआ, जमाना चेंज हुआ, वो संस्कृत का फ्लेवर बदल गया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्लासिकल संस्कृत किसको कहा जाता है? जैसे जो बहुत पुरानी संस्कृत है उसको तो हम प्री क्लासिकल संस्कृत कह रहे हैं, यानी कि और भी पुरानी, लेकिन कालिदास ने जो अपनी पोएट्री में यूज करी, जो आगे चलकर यूज हुई, वही क्लासिकल संस्कृत। क्लासिकल संस्कृत किसको कहा जाता है? ये वो लैंग्वेज है संस्कृत की जिसके रूल्स को 5th या 4th सेंचुरी बीसी में, अब यहां पर ये और करके क्यों लिखा हुआ है 5th या 4th सेंचुरी, बिकॉज हिस्टोरियंस का इसके ऊपर डिबेट है थोड़ा सा। एक ग्रामेरियन थे जिसके बारे में आप 6th क्लास की एनसीईआरटी में भी सुनते हो, पढ़ते हो, पनिनी, है ना, आपको पता होगा, इन्होंने संस्कृत ग्रामर के रूल्स को कोडिफाई करा था अपनी एक किताब में, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये भी दोस्तों एक प्रीलिम्स रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अष्टाध्यायी किसकी किताब है। फिर एक और संस्कृत का इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल वर्क, अगेन ग्रामर का ही वर्क है ये,
वो हमें देखने को मिलता है पतंजलि का महाभाष्य, जो कि 2nd सेंचुरी बीसी में लिखा गया। दोस्तों पतंजलि वैसे किस चीज़ के लिए फेमस है? महाभाष्य तो चलो इनका एक इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल वर्क है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने किसकी शुरुआत करी थी? योग की, योगा की, जिसके लिए इन्होंने योग सूत्र लिखा था, थ्रेड ऑफ योगा। समझ पा रहे हो ना? चीजें टिपिकल तो नहीं लग रही? बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्राकृत ग्रामर का जो टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है, ध्यान से समझना, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग, मैं प्राकृत ग्रामर की बात कर रहा हूं। हम यहां पर संस्कृत और उसकी बात नहीं कर रहे, हर चीज में डिफरेंस है, इसलिए सबसे ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्राकृत ग्रामर है, वो है, एक पर्सन थे वरारुचि, उनकी एक प्राकृत ग्रामर के ऊपर एक किताब है, प्राकृत प्रक्ष। ठीक है, प्राकृत प्रक्ष, जिसकी डेट जो है वो हिस्टोरियन साथ भी डिबेट करते हैं, वो प्रिसाइसली श्योर नहीं है इसकी सेंचुरीज के के बारे में। अब डिफरेंस देखो दोस्तों, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ संस्कृत के वर्क्स में या फिर नॉर्थ इंडिया के टेक्स्ट में ही आ रहा है, दक्षिण भारत में भी ऐसी ये जो वक्त और ज़माने के साथ साथ चेंज होते होते जो टेक्स्ट बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, ये भी हमें इसके भी प्रूफ देखने को मिलते हैं। कैसे? जो द एंशिएंट तमिल ऑफ द संगम पोएम्स, यानी कि आप ऐसा समझ लो उसको, जब संगम लिटरेचर लिखी गई थी, लिटरेचर्स कहना चाहिए वैसे तो हमें, जब संगम लिटरेचर्स लिखी गई थी, संगम पोएम्स लिखी गई थी, उनके अंदर जो तमिल भाषा का जो प्रयोग है वो काफ़ी अलग है एज कंपेयर टू मॉडर्न डे में जो तमिल हम जानते हैं, जो हम समझते हैं, जितना सुनते हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर के ऊपर जो बुक हमें जो देखने को मिलती है वो है, जिसके बारे में आप एनसीईआरटी में भी नाम सुनते हो, तोल्कापियम। ठीक है, एंड इट गोज बैक टू द अर्ली सेंचुरी सी। कोई प्रिसाइसली इसकी भी कोई डेट नहीं है, बहुत पुरानी किताब है, बस आपको ऐसा बताया जाएगा। अब इस प्रकार के जो ये ग्रामेटिकल टेक्स्ट है, जैसे आपने पनिनी क्या अष्टाध्यायी सुना, पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है, वारारुचि का प्राकृत प्रक्ष, ठीक है, या फिर एक तमिल ग्रामर की बुक तोल्कापियम, ये सारे के सारे जो ग्रामेटिकल टेक्स्ट हैं, इससे दोस्तों वैसे आपका एक प्रीलिम्स का अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको ऑप्शंस दे दिए जाएं पेपर के अंदर, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, प्राकृत प्रक्ष और तोल्कापियम, इनमें से कौन से जो ग्रामेटिकल टेक्स्ट हैं, ग्रामर के ऊपर इसके अंदर रूल्स लिखे गए हैं, कौन सा प्राकृत ग्रामर के ऊपर टेक्स्ट है, बुक है, कौन सी तमिल ग्रामर के ऊपर, कौन सी संस्कृत ग्रामर के ऊपर, ऐसे आपके मल्टीपल प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इस प्रकार के जो ग्रामेटिकल टेक्स्ट हैं वो हमें ये बताते हैं कि एंशियंट लैंग्वेजेस का स्ट्रक्चर क्या रह चुका है, और उसको पढ़ते हुए हमें हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी जानने को मिलते हैं, मतलब कौन सी चीज़ कब कहाँ लिखी गई थी, उस टाइम पर वक्त और ज़माना क्या था, और लोगों को क्या समझाने के लिए टेक्स्ट लिखे गए थे। अब एंशियंट इंडियन टेक्स्ट जो है वो कभी कभार ऐसे भी डिवीजन उनकी होती है कि कुछ टेक्स्ट के अंदर धार्मिक बातें होती हैं तो वो रिलीजियस टेक्स्ट बन जाते हैं, और कुछ टेक्स्ट के अंदर नॉन रिलीजियस बातें होती हैं, यानी कि वो बहुत न्यूट्रल होते हैं, धर्म के बारे में बात नहीं करते, तो यानी कि हम उसको सेकुलर टेक्स्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये हालांकि हमारे लिए काफ़ी हैंडी डिस्टिंक्शन होती है, यानी कि बहुत हमारी हेल्प हो जाती है इससे, अगर हम किसी भी टेक्स्ट को ऐसे डिवाइड करके देखें, रिलीजियस या फिर नॉन रिलीजियस, क्योंकि हमें एक तो धार्मिक व्यू पॉइंट पता लग जाता है, एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट पता लग जाता है, जिसमें धर्म को छोड़कर हमें सोसाइटल या इकोनॉमिक एंगल ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो राइटर आपसे कह रहे हैं ऑल्दो दिस इज हैंडी डिस्टिंक्शन, देयर आर फ्यू थिंग्स वर्थ कीपिंग इन माइंड। अब जैसे बहुत बार जिन टेक्स्ट को हम दोस्तों ऐसा कह रहे हैं कि धार्मिक टेक्स्ट है, तो राइटर आपको ये बोल रहा है जो इंग्लिश वर्ड होता है रिलीजन, रिलीजन मतलब क्या?
एक ऐसा शब्द जो कि बहुत इंपॉर्टेंस देता हो किसी की बिलीफ को, किसी एक भगवान, किसी एक एनर्जी, किसी एक गुरु के प्रति। और जो एक रिलीजन होगा, रिलीजन 1, रिलीजन 2, रिलीजन 3, रिलीजन 4 एंड एन नंबर ऑफ रिलीजन, इन सारे रिलीजन्स के बेस में हमें एक फिक्स्ड, एक रिजिड और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बाउंड्रीज देखने को मिलेगी। वर्ड पर गौर फरमाना दोस्तों, म्यूचुअली इंक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव। मतलब कुछ चीजें ऐसी होंगी गारंटी के साथ जहां पर आप एक धर्म को दूसरे धर्म से अलग करके देख सको। जैसे धार्मिक ट्रेडिशंस के अनुसार अगर आपको हिंदू धर्म को आइडेंटिफाई करना है तो ये जो ऑरेंज साफिया कलर की जो ड्रेस होती है, आप इससे पुजारियों, पंडितों को, बाबाओं को, ऋषि मुनि को आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप ये समझ सकते हो यस, ये हिंदू धर्म के साथ एसोसिएटेड होंगे। प्लस इनकी पगड़ी, इनके माथे पर तिलक, इनका आशीर्वाद देने का तरीका, इनके साथ इनका डंडा, इनकी लुटिया, ठीक है, इनकी खड़ाऊ जो कि लकड़ी वाली चप्पल होती हैं, इन सब के बेसिस पर आप कह सकते हो ये हिंदू धर्म का आदमी है, ये हिंदू धर्म का गुरु है, ये हिंदू धर्म का पुजारी है, ये महाराज हैं जो कि हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। ऐसे ही आप जो है वो किसी भी एक सूफी सेंट को पहचान सकते हो, एक गुरुद्वारे की सेवा करने वाले एक सरदार जी को पहचान सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर एक रिलीजन में बिलीफ के साथ साथ फिक्स, रिजिड और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से अलग बनाती है, कुछ पहनावे की बेसिस पर, कुछ आइडेंटिटी के बेसिस पर, कुछ लुक्स के बेसिस पर, तो उन सब की कुछ अलग डिस्टेंट डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज हमारे सामने पोर्ट्रे होती है, ठीक है। अब कोई भी जो एंशिएंट इंडियन वर्ड है ना, कितनी बड़ी बात कही जा रही है आपसे, देखना, कोई भी जो एंशिएंट इंडियन वर्ड है, प्राचीन भारत में यूज होने वाला कोई भी जो ऐसा प्राचीन शब्द है, उसमें ऐसा धर्म को लेकर कोई मीनिंग गिवन ही नहीं है कि आप ऐसी एक सोच लेकर चलो, एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में फिक्स्ड, रिजिड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बाउंड्रीज होंगी और डिस्टिंक्ट रिलीजियस आइडेंटिटीज होंगी। जैसे आप अगर संस्कृत में बोलो तो बोला जाएगा धर्म, पाली भाषा में बोलो तो बोला जाएगा धम्म। दोनों ही जो वर्ड है, हम बोल तो देते हैं धर्म, आपका धर्म क्या है, तो आप बोल दो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। नहीं, ये गलत होता है, ये बोलना ही गलत है क्योंकि आपकी इंटरप्रिटेशन ही गलत है। संस्कृत में जिसको धर्म शब्द कहा जाता है और पाली में जिसको धम्म कहा जाता है, ये मैंने आपको एनसीईआरटीज में, तमिलनाडु में, पुरंदरा दहिया में काफी बार बता रखा है, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों का एक ही मतलब होता है कि लोगों को बताया जाए एक ऐसा जीवन का रास्ता जिसको लोग फॉलो करें और एक ऐसा जीवन जिए कि वो दूसरों के लिए मिसाल बने। इन दोनों शब्दों का ब्रॉडर रेफरेंस इसी बात से है, ठीक है। जैसे अगर आप बुद्धिज्म की तरफ देखो तो गौतम बुद्ध ने एक चक्र का कंसेप्ट दिया था जिसको हम क्या कहते हैं, धम्म, चक्र, परिवर्तन। इंग्लिश में इसको कहते हैं टर्निंग दी व्हील ऑफ लॉ, जिसमें कुछ ह्यूमन कंडक्ट के बारे में 8 बातें बताई गई थी, ठीक है। और इसके अलावा वैसे हम इसको कहते हैं 4 नोबल ट्रुथ्स एंड 8 नोबल पाथ्स। यहां पर आपको ये 8 नोबल पाथ्स दिख रही हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पर्सन की, विचार शुद्ध हो, साफ बोली हो, कर्म अच्छे करे, अच्छा जीवन बिताए, एफर्ट पर्सन सही से मारे,
सोच समझ बुद्धि सही से हो और पर्सन राइट तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर सके। ये बुद्धा के 8 कोड ऑफ कंडक्ट थे। अब ये धम्म का पार्ट है, वैसे तो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग धम्म का पार्ट है। लेकिन संस्कृत में अगर हम धर्म के कंसेप्ट को देखें, मानते हैं कि 8 पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि किसी 8 पॉइंट्स में से कोई भी एक बात ठुकरा दी जाएगी अगर हम इसको धर्म बोल रहे हैं। तो बताओ, इनमें से कोई भी ऐसी बात है जो कि किसी पर्सन के लिए नहीं होनी चाहिए, कोई बहुत गलत बात बोलती गौतम बुद्ध ने? नहीं ना। एक एग्जाम्पलरी लाइफ ऑफ जीने के लिए, कि दूसरों के लिए आपका जीवन मिसाल बने, ये चीज फॉलो कर लो, है ना, उसमें बुरा क्या है सारी की सारी चीजें फॉलो करने से, राइट? अब इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत में जिसको धर्म बोला जाता है, या पाली भाषा के अंदर जिसको धम्म बोला जाता है, जहां पर लोगों को एक पाथ बताई गई कि क्या आपको फॉलो करना है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के अंदर क्या था? कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी धर्म चक्र परिवर्तन का कंसेप्ट बताया, सोशल प्रैक्टिसेस, फॉर्म एंड फोकाई ऑफ वर्शिप, पूजा पाठ किस प्रकार से करनी चाहिए, रिचुअल एक्टिविटी, ट्रेडिशंस, और कुछ फिलोसफिकल आइडियाज जैसे गौतम बुद्ध के आइडियाज। अब ये सब चीजें जैसे जैसे वक्त चेंज हुआ, जमाना चेंज हुआ, ये ट्रांसमिट होती रही। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन का कंसेप्ट दिया, 4 नोबल ट्रुथ्स 8 नोबल पाथ्स, जिसको कलिंगा युद्ध के बाद अशोका ने फॉलो करा। अशोका ने इसको फिर इंस्क्राइब करवाया अपने पिलर्स में, और जिन कॉमन आदमियों को ये क्या लिखा हुआ है जब ये समझ में नहीं आता था, तो उसने कुछ ऑफिशियल्स जो थे उनको नियुक्त करा कि तुम ये पढ़ पढ़ कर इसका मैसेज जो है जनता को समझाओ, जनता तक ये वाली बात फैलाओ, ताकि हमारा समाज, हमारा देश एक ऐसा देश बन सके जहाँ पर हर कोई एक राइटियस कंडक्ट के साथ, एक कोड ऑफ कंडक्ट के साथ, अपने जीवन में फिक्स रूल्स और नियमों के साथ अपने आप को भी बेटर बना सके, अपने आप का भी भला कर सके और समाज का भी भला कर सके। आपका होमवर्क ये है, तीसरा होमवर्क आपको बताना है उन ऑफिशियल्स का नाम क्या था जो अशोका ने अपॉइंट करे थे धम्म के मैसेज को, या अशोकन बिल इंस्क्रिप्शन पे जो भी लिखा जाता था बुद्धा की बातें, बुद्धिस्ट टीचिंग्स, इसको आम जनता को बताने के लिए उन ऑफिशियल्स का नाम क्या था। ठीक है, तो एंशिएंट सोसाइटीज जो है, दे डिड नॉट मेक द काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलीजियस एंड सेकुलर डोमेन। पहले ना एंशिएंट सोसाइटीज में ऐसा होता नहीं था। राइटर आपको ये बता रहे हैं कि जैसे बहुत पुराना जब समय था भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर, तो रिलीजियस और सेकुलर बातों के अंदर कोई मेजर डिस्टिंक्शन नहीं था, जैसे आज ये डिस्टिंक्शन कर दिया जाता है। जैसे आपको हिस्टोरियंस जो हैं आज भी जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो वो ऐसा बात करते हैं कि कौन से टेक्स्ट रिलीजियस हैं, कौन से नॉन रिलीजियस हैं। पहले ऐसी कोई डिस्टिंक्शन हुआ नहीं करती थी। ठीक है, तो राइटर फिर आपसे यहाँ पर नॉर्मल एक बात कह रहे हैं कि हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ में एक इंटरमिक्सिंग, एक इंटरवीविंग देखते हैं कि क्या चीज़ मेजर हमें रिलीजियस थीम्स के बेसिस पर बताई जा रही है, कौन सी नॉन रिलीजियस थीम्स हैं, और क्या उनके अंदर रिलीजियस या नॉन रिलीजियस कंटेंट है बड़े सारे एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर। फिर हमें कुछ बातों से चौकन्ना रहने के लिए राइटर बोल रहे हैं कि जैसे जैसे वैरायटी और वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट जो है वो बढ़ते चले गए, वो इनॉर्मस होते चले गए, तो इतने सारे टेक्स्ट को हम पढ़ नहीं सकते हैं, हमें इनको सिर्फ एक सैंपल के बेसिस पर ट्रीट करना चाहिए। आइडिया हमें सिर्फ ये होना चाहिए, उनका आइडिया ये होता है कि हमें सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिले उनके रेंज के बारे में। ठीक है, और स्पेशल फोकस हमारा सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर होना चाहिए, जिसको ऐसे टेक्स्ट के ऊपर जिसको हिस्टोरियंस ने बार बार यूज करा है। अब जैसे क्या आप इसको एक वैलिड टेक्स्ट मानते हो, अर्थशास्त्र को और चाणक्य नीति को, जिसको कौटिल्य ने लिखा? बताओ। काफी सारे हिस्टोरियंस एग्री करते हैं इसके ऊपर कि नहीं करते हैं? मेजॉरिटी करते हैं ना। तो ऐसे टेक्स्ट की क्या हो जाती है, अपने आप में एक वैलिडिटी हो जाती है। अब देखो क्या है, इनमें से कुछ जो टेक्स्ट है
वो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि हम पास्ट के अंदर किसी एक हिस्टोरिकल इवेंट की मेमोरी को कैसे प्रिजर्व कर सकें। लेकिन ये ऐसे टेक्स्ट जो है, राइटर आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे कभी भी किसी इंटेंशन के साथ नहीं लिखे गए थे कि हमें, मतलब जिन्होंने इन टेक्स्टों को लिखा एंशिएंट पास्ट में, कि हमें इनको फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करना है। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, जो चाणक्य था, क्या जिसको आप विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हो, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य क्यों बनाया? मेरा कहने का मतलब है, ये तो सड़क पर खेलता हुआ एक मतलब छोटा सा बालक था, ये तो छोटा सा लड़का था, इसको सड़क से ही तो उठाया था, है ना, अपना बदला लेने के लिए। तो जब इन्होंने इसको ज्ञान देना शुरू करा और चंद्रगुप्त मौर्य की ज्ञान की बातों को सारा सब कुछ कंपाइल करके लिखता रहा, तब जो है अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति, इन सब चीज़ों का निर्माण होता है। लेकिन चाणक्य का कैसे भी करके ये इंटेंशन था क्या कि मेरी बातें जो है वो फ्यूचर जनरेशन याद रखें, या फिर चाणक्य का पूरा फोकस सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य पर था? बताओ, बोलो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो भी बातें समझाई सिखाई, क्या वो सिर्फ उसी को बताना चाहता था, या फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अपनी बातों को प्रिजर्व करवाना चाहता था? बताओ। अबे गूंगो, हाँ या ना तो बोलो। हाँ, पहला फोकस चंद्रगुप्त मौर्य पर था, लेकिन भी नेवर नो कि क्या पता आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जब उससे बता दिया हो कि सर जी मैं तो आपकी सारी बातों को कंपाइल करके वर्ड टू वर्ड नोट मेकिंग कर रहा था, तो आगे चलकर वो प्रिजर्व करवा के लिखवा दिया गया हो। लेकिन 100 बातों की एक बात, चाणक्य का ओरिजिनल मकसद ये तो कभी भी नहीं था, है ना, कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य को जो बातें बताऊंगा वो इतिहास के पन्नों में इस कदर छप जाएंगी कि आज तक हम उसको पढ़ रहे हो, है ना। दोस्तों, आपका चौथा होमवर्क ये है, आपको कमेंट करके ये बताना है कि मेजर डिफरेंस क्या होता है अर्थशास्त्र में और चाणक्य नीति में। क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं? देखो, लिखी तो चाणक्य नहीं है, ठीक है, चाहे आप उसको कौटिल्य कह लो, चाणक्य कह लो, विष्णुगुप्त भी कह लो, एक ही नाम है। लेकिन मुझे मेजर डिफरेंस बताओ एक लाइन के अंदर कि चाणक्य नीति में और अर्थशास्त्र में मेजर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो राइटर आप फिर आपसे कह रहे हैं जैसे जैसे हम ये बुक आगे पढ़ते चलेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि किसी भी प्रकार का जो टेक्स्ट है वो एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री की तरह यूज करा जा सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का टेक्स्ट। अब टेक्स्ट जो होते हैं वो सिर्फ हिस्ट्री को जानने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हिस्ट्री का। और कुछ टेक्स्ट जो है उसके अंदर लाइफ होती है और उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, वो जब पीरियड ऑफ कॉम्पोजिशन उसका लिखा गया होता है उससे भी ज़्यादा आगे ज़माने तक चलता रहता है वो। हाँ, हिस्टोरियंस जो हैं वो एंशियंट टेक्स्ट को उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में स्टडी करते हैं, राइट। अब जैसे ये क्या है, मैंने क्या फोटो लगा रखी है, ये है वेदास। क्या लिखा हुआ है भाई, कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा, ठीक है। ये किसकी फोटो है? ये है फोटो महाभारत की। क्या मुझे इसके अंदर कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या हमारे घर में बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा? नहीं आएगा। क्या ये इंडिया के मेजोरिटी जनसंख्या समझ पाएगी? नहीं समझ पाएगी। क्या उनको संस्कृत आता है फिर भी उससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि प्री क्लासिकल संस्कृत उसके लिए समझनी पड़ेगी। तो अगर मुझे ज्ञान अर्जित करना हो वेदास का, महाभारत का, रामायण का, ठीक है, और मैं उसको उसके ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं पढ़ना चाहता, तो हम जैसे जनरल रीडर्स क्या करते हैं जो कि इन सारी लैंग्वेजेस लाइक प्री क्लासिकल संस्कृत वगैरह से फेमिलियर नहीं होती है, संस्कृत से भी फेमिलियर नहीं होते, तो हम इनके अच्छे ट्रांसलेशंस की तरफ जाते हैं और अपनी खुद की क्या बनाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, अंडरस्टैंडिंग्स, इनसाइट्स, और उससे हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है वेरियस एनालिसिस, और फिर हम एक डिसीजन ले पाते हैं कि ये हिस्टोरिकल फिगर या ये जो पर्सन है ये कितना सही था या ये जो है ये कितना गलत था, ठीक है। कोई डाउट आप लोगों को यहां तक? जल्दी बताओ। नहीं ना? तो दोस्तों, इस मटेरियल की पीडीएफ के लिए काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि इसको एक्सेस कैसे करना है। तो ये जो पीपीटीज की जो पीडीएफ है, आप ये क्यूआर कोड स्कैन करो,
यू नीड टू पे 21 रुपीज़ फॉर इट पर चैप्टर। कोई भी चैप्टर अगर आपको चाहिए आप हमारी ये स्कैन कर दो QR कोड को, 21 रुपीज़ पे करो, जो भी चैप्टर चाहिए आप उसको नाम जो है वो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर इस नंबर पर भेज सकते हो। स्क्रीनशॉट भेज देना अपनी पेमेंट का, एंड आफ्टर पेइंग 21 रुपीज़ आपको ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर, ठीक है, वो मिल जाएगा। तो किसी भी एक चैप्टर की जो कीमत है वो 21 रुपये है। तो इफ़ यू वांट टू एक्सेस द PPTs एंड द PDF जो जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपके लिए काफ़ी हैंडी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है। यू नीड टू पे 21 रुपीज़ फॉर इट इस वाले QR स्कैन पर, ठीक है, QR कोड पर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।